साथियों, आज हम तालिबान एक विचारधारा है, इस पर बात करेंगे। साथियों, आजकल अफ़गानिस्तान अखबारों में छाया हुआ है और अफ़गानिस्तान में तालिबानी, क्योंकि अमेरिकन फ़ौजें वहाँ से जा चुकी हैं और तालिबानियों ने अफ़गानिस्तान के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर रखा है फिर से। साथियों, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से हम जानते हैं, वो एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत 1994 में दक्षिणी अफ़गानिस्तान में हुई थी। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छात्र। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ के मदरसों से निकले हैं। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। मदरसे, मौलवी और इमाम इस्लामिक सत्ता व्यवस्था में एक अहम साधन रहे, एक अहम स्थान रखते हैं। साथियों, 1996 से लेकर 2001 तक अफ़गानिस्तान में तालिबानी कब्जे के दौरान मुल्ला उमर अफ़गानिस्तान का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने ही मान्यता दे दी है। बाकी दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ये एक आतंकी संगठन उसे मानते हैं। अफ़गानिस्तान को पाषाण युग, जंगल के युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा है कि ये जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, इनके उदय के पीछे उसका हाथ है, इससे वो इनकार करता रहा है। लेकिन साथियों, इस बात में कोई शक है, आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान के अधिकांश लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में ही शिक्षा ली। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए, अर्थात तालिबान चाहता था कि लोग धार्मिक मदरसों में धार्मिक पढ़ाई ही करें। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरीके के कड़ी पाबंदियां लगा दी गई थीं। सजा देने के बीभत्स तरीकों के कारण अफ़गानी समाज में इसका विरोध होने लगा था। साथियों, तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफ़गानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया था। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान ने 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया था। अफ़गानी महिला को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिला का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा महिला का चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाता था। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाता था। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजा दी जाती थी। घर में गर्ल्स स्कूल चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती थी। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्कों से पैर दिख जाने पर कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी के चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाएं मौत के मुंह में चली गईं। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। अफीम की खेती वाले ज़्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है। ऐसा माना जाता है कि यह तालिबान की आय का बड़ा स्रोत है, लेकिन तालिबान इस व्यापार के अलग अलग स्तरों पर टैक्स भी लेता है। अफीम की खेती करने वाले किसानों से 10% उत्पादन टैक्स लिया जाता है।
इसके बाद अफीम को हेरोइन में बदलने वाली प्रयोगशालाओं से भी टैक्स लिया जाता है। यही नहीं, इस अवैध व्यापार को करने वाले व्यापारियों से भी टैक्स वसूला जाता है। इस तरह इस व्यापार में हर साल तालिबान का हिस्सा लगभग 7 अरब रुपए से लेकर 28 अरब रुपए के बीच होता है। साथियों, तालिबान स्थानीय व्यापारियों और अफगान सरकार के अधिकारियों के मुताबिक तालिबान अब हर साल पूरे देश के खनन क्षेत्र से लगभग 350 करोड़ रुपए हासिल करता है। कई खाड़ी देशों मसलन सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान और कतर में रहने वाले लोग व्यक्तिगत स्तर पर तालिबान के बड़े धनदाता माने जाते हैं। चीन तालिबान को हथियार मुहैया करा रहा है। हथियार छोटे हो या बड़े, जिन हथियारों के दम पर तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौत का तांडव मचा रहा है वो चीन के हैं। तालिबान को पाकिस्तान से भी हथियार मिलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि तालिबान को कई देशों से हथियार और पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान ने उन्हें छुपने के ठिकाने भी मिल रहे हैं, इसलिए वो आज की तारीख में दोबारा बेहद ताकतवर हो गए। साथियों, आपने जाना कि ये तालिबानी विचारधारा अनेक नामों से, चाहे बोको हराम हो, आईएसआईएस हो, अलकायदा हो, इनके नाम अलग हैं, लेकिन इन सब की विचारधारा एक दूसरे से मिलती जुलती है। अब साथियों, जो आरोप चीन पर लगे, पाकिस्तान पर लगे, अनेक देशों के द्वारा फंडिंग पर लगे, अब इन आरोपों में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य होगी। साथियों, सभ्य समाज के लिए ये विचारधारा एक बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि उजाले का उदय हो और दुनिया में इस अंधेरे का अंत हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।